सोचने की बात है, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, एक आदर्श राज्य बनाने निकला और उसकी इसी कोशिश ने पूरी पश्चिमी सभ्यता की नींव रख दी। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक इंसान का सफ़र हम सबके सोचने के तरीके का ब्लूप्रिंट बन गया। चलिए इसी सफ़र को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो शुरुआत एक फिलोसोफर से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नौजवान से जिसके लिए किस्मत ने, या यूं कहें उसके परिवार ने, कुछ बिल्कुल अलग ही सोच रखा था। जिनको हम आज प्लेटो के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनका असली नाम, जन्म का नाम था एरिस्टोक्लेस, और वो आते थे एथेंस के एक बहुत ही पावरफुल रईस खानदान से। जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़का जिसके खून में सियासत थी, जो एक जबरदस्त रेसलर था, शायरी करता था और सपने देखता था एथेंस का नेता बनने के। बिल्कुल अलग तस्वीर है ना? और उनका जो मशहूर नाम है प्लेटो, वो भी उन्हें उसी दौर में मिला। इसका मतलब होता है चौड़ा, शायद इसलिए क्योंकि कुश्ती की वजह से उनके कंधे काफी चौड़े थे। कितनी दिलचस्प बात है ना, कि आइडियाज की दुनिया में इतनी गहरी डुबकी लगाने से पहले वो फिजिकल वर्ल्ड में, इस जमीन पर पूरी तरह से बसे हुए थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने प्लेटो की दुनिया हिलाकर रख दी। एक ऐसी त्रासदी जिसने उनकी जिंदगी और उनके सारे सपनों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, प्लेटो का जो मोह भंग हुआ ना, वो किसी एक सरकार से नहीं था, बल्कि हर तरह की राजनीति से ही हो गया था। वो दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंस गए थे। एक तरफ 404 बीसी में 30 टायरेंट्स का जुल्मी शासन था, जिसका हिस्सा बनने से उन्होंने साफ मना कर दिया, और फिर जब डेमोक्रेसी वापस आई तो उसी नई डेमोक्रेसी ने 399 बीसी में उनके मेंटोर, उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन सुकरात को ही मौत की सजा सुना दी। मतलब उन्होंने ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के हाथों से बेइंसाफी और जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देखा। और बस इसी त्रासदी की आग से पैदा हुआ प्लेटो का नया मिशन। उनका वो मशहूर कोट है ना, जब तक फिलॉसफर राजा नहीं बन जाते तब तक शहरों को उनकी बुराइयों से कभी आराम नहीं मिलेगा। ये उनका मिशन स्टेटमेंट बन गया। वो समझ गए थे कि असल दिक्कत सिस्टम में है। उन्होंने ठान लिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पावर और विजडम, यानी सत्ता और विवेक, एक साथ चल सकें। ये अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक जुनून बन चुका था। तो अब शुरू होता है प्लेटो की जिंदगी का अगला चैप्टर, एक ऐसी यात्रा जिसमें वो अपने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए टूल्स ढूंढने निकले। और इस यात्रा का अंजाम हुआ एक ऐसी रेवोल्यूशनरी संस्था के निर्माण में जिसने आगे चलकर दुनिया बदल दी। एथेंस छोड़ने के बाद वो आवारा नहीं घूम रहे थे। नहीं, ये एक कैलकुलेटेड सर्च थी। वो 12 साल तक घूमते रहे, इजिप्ट, इटली, सिसिली, जहां भी ज्ञान मिल सकता था। उन्होंने मैथमेटिक्स, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ पढ़ा। वो असल में दिमागी तौर पर ईंट जोड़ रहे थे अपने उस आदर्श राज्य की नींव के लिए। तो 386 बीसी में वो एथेंस वापस आए और उन्होंने स्थापना की दी एकेडमी की। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसके दो साफ मकसद थे। पहला, उस जहालत के खिलाफ ज्ञान का एक किला खड़ा करना जिसने सुकरात की जान ली थी। और दूसरा, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं होना था, ये एक ऐसी मशीन होनी चाहिए थी जो आने वाले लीडर्स के कैरेक्टर को, उनके चरित्र को ढाल सके। एकेडमी के गेट पर ही एक चेतावनी लिखी थी, ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। अब ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। प्लेटो के लिए मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था। उनके लिए ये लॉजिक और एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता था। सोच बिल्कुल साफ थी। अगर कोई ज्योमेट्री के नियम नहीं समझ सकता तो वो न्याय और शासन के नियम क्या खाक समझेगा। तो यहां तक सब ठीक था, थ्योरी परफेक्ट थी। लेकिन अब आता है कहानी में असली टर्निंग पॉइंट, जब प्लेटो का ये परफेक्ट आइडिया असली दुनिया की मैसी और खतरनाक राजनीति से जाकर टकराता है। 65 साल की उम्र में, सोचिए, 65 की उम्र में प्लेटो एक आखिरी कोशिश करते हैं अपने आइडियाज को आजमाने की। वो सिराक्यूज जाते हैं, वहां के राजा को सलाह देने और शांति कायम करने में मदद करने के लिए। ये उनकी फिलॉसफी का आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट था। और नतीजा? टोटल फेलियर, बिल्कुल फेल। प्लेटो को कैद कर लिया गया। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। हालत इतने खराब हो गए थे कि उन्हें एक ड्रामेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए वहां से बचाया गया। ये जो अनुभव था ना, इसने प्लेटो को अंदर तक झंझोड़ दिया, और ये बदलाव उनकी लिखाई में साफ दिखता है।
उनकी पहले की किताब द रिपब्लिक, जो आदर्शवाद से भरी है, और सिराक्यूज के इस हादसे के बाद लिखी गई द लॉज, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये बदलाव था क्या? देखिए, अपनी जवानी में लिखी द रिपब्लिक में वो एक परफेक्ट फिलोसोफर किंग की बात करते हैं, एक ऐसा राजा जो सबसे समझदार हो। लेकिन सिराक्यूज में ठोकर खाने के बाद द लॉज में वो इस आइडिया को छोड़ देते हैं। अब उनका मानना था कि देश को किसी एक इंसान के भरोसे नहीं, बल्कि सख्त और डिटेल में लिखे गए कानूनों के जरिए चलाना चाहिए। उन्हें एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी कि अनलिमिटेड पावर अच्छे से अच्छे इंसान को भी करप्ट कर सकती है। तो फिर आखिर प्लेटो की असली विरासत क्या है, उनकी लेगेसी क्या है? वो उनकी पॉलिटिकल फेलियर में नहीं है, बल्कि उनकी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल और इंटेलेक्चुअल सक्सेस में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 900 साल। प्लेटो की बनाई हुई एकेडमी लगभग 900 सालों तक चली। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी, और शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाली यूनिवर्सिटी भी। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो प्लेटो का असली आखिरी असर क्या रहा? वो एक महान इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। ठीक है, राजनीति के मैदान में शायद वो हार गए, लेकिन सच की खोज को एक संस्था का रूप देने में वो पूरी तरह कामयाब रहे। उनकी एकेडमी ने 9 सदियों तक न जाने कितने दिमागों को आकार दिया, और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी की पूरी हिस्ट्री प्लेटो पर लिखी गई फुटनोट्स की एक सीरीज ही तो है। आखिर में प्लेटो की पूरी जिंदगी एक ही आइडिया का सबूत है कि एक इंसाफ पसंद राज्य के लिए इंसाफ पसंद नेताओं का होना जरूरी है। सुकरात की मौत के सदमे से एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसका मकसद था ज्ञान पैदा करना। ये कोशिश थी पावर को विजडम के साथ जोड़ने की, उस हमेशा से चली आ रही जंग का जवाब ढूंढने की। और प्लेटो की ये चुनौती आज भी वैसी की वैसी है। हम आज इस दौर में पावर को विजडम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो प्लेटो की उस पुरानी खोज को सीधे हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों से जोड़ देता है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।